गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जहांगीर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज हमारा चर्चा का विषय है भारतीय वित्त आयोग, फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया। यह टॉपिक पीजी सेमेस्टर 4 के पेपर फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत शामिल है और इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज हम वित्त आयोग के अंतर्गत वित्त आयोग के कार्यकाल, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान, वित्त आयोग की आवश्यकता तथा वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों की चर्चा करेंगे। आइए विषय की शुरुआत अब हम करते हैं। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना सबसे पहले 1951 में की गई थी, जिसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्यों की सरकारों के वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात यह संस्था कुल 5 सदस्यीय संस्था है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए बनाया जाने वाला आयोग है। यह केंद्र सरकार के कुल कर संग्रह में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी के बारे में निर्णय लेता है और साथ ही राज्यों को दी जाने वाले अनुदानों की सिफारिश करता है। मैं याद दिला दूं कि इससे पिछले जो कक्षा था उसमें हमने फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाले अनुदान के बारे में चर्चा किया गया था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि राज्य संघ द्वारा जो राज्यों के अनुदान दिए जाते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला अनुदान है विधिक अनुदान और दूसरा है विवेकाधीन अनुदान। उसमें हमने बताया था कि विधिक अनुदान यानी स्टेटरी ग्रांट्स अनुच्छेद 275 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य को आवश्यकता पड़ने पर संघ की संचित निधि से दिया जाता है और इसके लिए वित्त आयोग सिफारिश करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के लिए संसद ने इसके लिए 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया, जिसे बाद में 1955 द्वारा संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव हो तथा 4 अन्य सदस्यों के योग्यताएं को भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है। उनमें पहली योग्यता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, रह चुका हो या न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ऐसा व्यक्ति वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। दूसरे प्रकार की योग्यता है कि उसे सरकार के वित्त एवं लेखा का विशिष्ट ज्ञान हो। तीसरी योग्यता है उसे वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। और चौथा है वह अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। अर्थात इन चारों में से कोई भी योग्यता रखने वाला व्यक्ति वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकता है। इसमें हम पाते हैं कि एक योग्यता न्यायपालिका से संबंधित है और बाकी सारी योग्यताएं सरकार के वित्तीय मामलों यानी फिनांस मामलों से संबंधित है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग के 4 सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, यानी कि सचिव के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि इन 4 सदस्यों में से एक सदस्य को सचिव बनाया जाता है। प्रथम जो वित्त आयोग
के अध्यक्ष थे वे केसी नियोगी थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 57 तक रहा था। 2015 से 20 का कार्यकाल 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल रहा और अभी 2017 में 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की गई और 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 होगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह को नियुक्त किया गया है। यह आयोग अपनी पहली रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को संसद में रखी। इस रिपोर्ट में 2020-21 के लिए सुझाव दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि वित्त आयोग की क्या आवश्यकता है। तो इस संबंध में कहा जा सकता है कि केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंध के अंतर्गत संविधान द्वारा जो प्रावधान किया गया है, उसके अंतर्गत केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को नज़दीक से जानने के कारण राज्यों की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने क्षेत्रों में जनहित को ध्यान में रखें और इस कारण से कभी कभी राज्य का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है। इसके अलावा व्यापक क्षेत्रीय समानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा निर्धारित करने की सिफारिश करता है। अब हम वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों की चर्चा करेंगे, जिसके लिए आर्टिकल 281 में प्रावधान किया गया है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के प्रमुख कार्य निर्धारित किए गए हैं। वित्त आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। उनमें पहला है केंद्र और राज्यों के बीच साझा दिए जाने वाले करों से होने वाली शुद्ध आमदनी का वितरण और राज्यों को ऐसी आमदनी आवंटित करने की सिफारिश करना। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे बांटा जाए। इसके लिए वित्त आयोग सिफारिश करता है। दूसरा कार्य है भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करना, यानी कि यह निर्णय लेना कि अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में राज्यों को अनुदान या सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं। तीसरा कार्य है राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना, यानी कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में विकास होने के लिए या विकास करने के लिए या उनके कार्यों या दायित्वों को बढ़ाने के लिए राज्य के जो निधि है उसमें किस प्रकार से संवर्धन किया जाए, उसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग के सिफारिश के अनुरूप करना। यहाँ मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के लिए वित्त आयोग है, उसी प्रकार से पंचायती राज अधिनियम से संबंधित 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के बाद 1993 से भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ या 243 आई से संबंधित है। इस क्रम में अब हम बात करेंगे वित्त आयोग का अगला कार्य। तो अगला कार्य हो सकता है राष्ट्रपति द्वारा दिए गए कोई अन्य निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त से संबंधित हो। इस प्रकार अब हम पाते हैं कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित होने वाले करों के समुचित बंटवारे, राज्यों को अनुदान देने के क्रम में व्यवहारिक सिद्धांत बनाने
तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए अन्य कार्यों पर अपनी सिफारिश देना है। वस्तुतः वित्त आयोग के कार्यों की सूची बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि यह गठित होने वाले आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों पर निर्भर करता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रवृत्ति सलाहकारी होती है और इसे मानना या ना मानना सरकार पर निर्भर करता है। वित्त आयोग को अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए अपने कार्य प्रणाली का निर्धारण करने में स्वतंत्रता प्राप्त है। वित्त मंत्रालय का अधिकारी, जो आयोग का सदस्य सचिव होता है, इस संबंध में आवश्यक वित्तीय, आर्थिक तथा प्रशासनिक आंकड़े वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, वहां से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि संगठनों से एकत्र करता है। एक प्रमुख बात यह भी है कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर में से राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 32% से 42% तक हस्तांतरण के लिए सिफारिश की थी, जिससे सहकारी संघवाद की ओर एक सकारात्मक गति पैदा हुई थी। परंतु 15वें वित्त आयोग द्वारा 2020-21 में इसे कम कर 41% करने का सुझाव दिया गया है। यह 1% की गिरावट नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख को देने के लिए की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।